Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss suppositories part 7 some MCQs. ये जो MCQs हैं मोस्टली कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर उस तरीके से मैंने बनाया कि एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following method is simple and oldest method of preparation of suppositories? यानी कि इनमें से कौन सा मेथड है प्रिपरेशन का जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है सपोजिटरीज बनाने का? ऑप्शंस हैं हैंड मॉडलिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, फ्यूजन एंड ऑल ऑफ द अबव. तो अगर आपको याद हो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि देयर इज 4 मेथड टू प्रिपेयर सपोजिटरीज, जिसमें से एक है हैंड मोल्डिंग है, कंप्रेशन है, फ्यूजन है और एक मशीन ऑपरेटिंग है. जिसके अंदर जो हैंड मोल्डिंग है वो सबसे पहले का जो मेथड था जिसके अंदर हाथ से ही जो सपोजिटरीज है उसको मोल्ड किया जाता था और फिर शेप्स में कट कर लिया जाता था. तो इसका आंसर होगा ए, हैंड मोल्डिंग. क्वेश्चन नंबर बी इज कॉमनली यूज सपोजिटरी बेस इज, यानी कि इनमें से कौन सा बेस है जो मोस्टली है जो एज ए सपोजिटरीज बनाने में यूज होता है? ऑप्शन है कोका बटर, PEG 1000, अराचीज ऑयल एंड नन ऑफ द अबव. तो अगर आपको याद है प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि जो सबसे पहले सपोजिटरीज बेस के रूप में यूज किया गया वो था कोका बटर या फिर थियोब्रोमो ऑयल. उसके अंदर काफी सारी है जो इनकम्पैटिबिलिटीज या फिर डिसएडवांटेजेस थे उनको ओवरकम करने के लिए सिंथेटिक है जो बेसेस बनाए गए या फिर वेजिटेबल्स ऑयल्स को एज अ बेस लेना शुरू किया गया. तो इसका आंसर होगा ए, कोका बटर या फिर थियोब्रोमो ऑयल. हियर इज द आंसर. हैंड मॉडलिंग is the simplest and oldest method to prepare suppositories and coca butter is mostly or commonly used as a suppository base. Next question is सपोजिटरीज आर जनरली इवोल्यूटेड बाय, यानी कि जो सपोजिटरीज हैं उसके जो इवोल्यूशन मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट, लिक्विफिकेशन, डी ऑल ऑफ द अबव. तो अगर अपन बात करें सपोजिटरीज की तो बेसिकली उनके इवोल्यूशंस क्या रहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मेल्ट होना शुरू हो, क्या वो ब्रेक तो नहीं हो रही है, या फिर बॉडी में जाने के बाद वो लिक्विफाई किस रेशो से हो रही है. तो ये सारे के सारे मेथड ही इवोल्यूशंस के लिए कंसिडर किए जाते हैं. तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द above. Next question is a rectal suppository is used to treat a fever. This would represent what type of drug delivery? यानी कि एक रेक्टल सपोजिटरी अपन ले रहे हैं जो कि फीवर को जो ट्रीट करिए. फीवर यानी कि एक तरीके से एक डिजीज को क्योर कर रही है जो कि रेक्टल पार्ट से रिलेटेड नहीं है. तो उस तरीके की जो डिलीवरी है उसे अपन क्या कहेंगे? ऑप्शन है पेरेंटल एंड लोकल, पेरेंटल एंड सिस्टमेटिक, इंटरनल एंड लोकल एंड इंटरनल एंड सिस्टमेटिक. यानी कि ऑब्वियस है जो फीवर है यानी कि एक पेन किलर दे रहे हैं जो कि फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन दे रहे हैं जो कि बॉडी का जो फीवर है उसको रिड्यूस कर रही है. और फीवर की अगर अपन बात करें तो ब्रेन के अंदर एक ट्रिगर जोन होता है वो बढ़ जाता है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू हो गया. यानी कि कहीं ना कहीं ये सिस्टमेटिक की बात कर रहे हैं. तो सिस्टमेटिक तो होगा. फिर बचा इंटरनल या फिर पेरेंटल. तो ये पेरेंटल रूट से तो दिया नहीं गया. तो इंटरनल और इंटरनल का मतलब होता है कि जो ड्रग है जो इंटेस्टाइन में जा रही है या फिर जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर कहीं रिलेट कर रही है. तो इसका आंसर होगा डी, इंटरनल और सिस्टमेटिक सिस्टम. Is the answer. All are mostly evolutions of suppositories and internal and systematic route used for fever reducing medicine when inserted as a rectal suppository. Question is vaginal suppositories are commonly used to treat gynecological ailments including vaginal infections such as, यानी कि जो वेजाइनल सपोजिटरी दी जाती है वो मोस्टली जो गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए दी जाती है, इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए दी जाती है. तो उनमें से ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जिसे ट्रीट करने के लिए अपन वेजाइनल सपोजिटरीज देते हैं? ऑप्शन है डिफिकेशन, एसिडोसिस, कैंडिडियासिस एंड नन ऑफ द अबव. तो अगर अपन डिफिकेशन की बात करें तो डिफिकेशन यानी कि फीकल को डिस्चार्ज करना, एसिडोसिस यानी कि एसिडिटी को कम करना, सी है कैंडिडाइटिस, इट इज अ यीस्ट इन्फेक्शन जो कि वेजाइनल कैविटी में हो जाता है फीमेल्स पे, एंड डी इज नन ऑफ द अबव. तो क्वेश्चन क्या है, वेजाइनल सपोजिटरीज क्यों दी जा रही है गायनाकोलॉजिकल पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए? तो आंसर इसका होगा सी, कैंडिडाइटिस, यानी कि जो यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है वेजाइनल इन्फेक्शन उसको ट्रीट करने के लिए मोस्टली जो है वेजाइनल सपोजिटरीज बनाई जाती हैं. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजाइनल सपोजिटरीज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि जो वेजाइनल सपोजिटरीज हैं उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस की अगर अपन बात करें पेसारीज, बोगीज, ऑरिनेरिया एंड नन ऑफ द अबव. तो अगर अपन याद करें प्रीवियस वीडियोस के हिसाब से तो वेजाइनल सपोजिटरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली नॉर्मल सपोजिटरी से थोड़ी बड़ी होती है साइज में, दैट्स वाई इसे पेसारीज कहते हैं. तो हियर इज द आंसर ए, पेसारीज. वाइल बोगीज की बात करते हैं तो जो नेजल कैविटी के अंदर जो डाली जाती है उन्हें अपन बोगीज कहते हैं. ऑरिनेरिया इज फॉर ईयर कोन.
तो here is the answer pessaries. Candidiasis is a vaginal infection for which we use vaginal suppositories, and pessaries is other term of vaginal suppositories. Next question is weight of urethral suppositories for males and females respectively in grams. यानी कि जो urethral suppositories यूज की जाती हैं मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर, उनका जो वेट है वो क्या होता है इन ग्राम्स के अंदर. तो अपने को याद है प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो मेल है उसके अंदर एटलीस्ट 4 ग्राम की जो है सपोजिटरीज यूज की जा सकती है फॉर यूरेथ्रल ट्रीटमेंट, एंड फीमेल्स के अंदर रहती है 2 ग्राम. तो आंसर इसका रहेगा ए 4 एंड 2 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोका वाटर अवेलेबल इन फॉलोइंग फॉर्म. ऑप्शंस आर अल्फा, बीटा, गामा एंड ऑल. यानी कि जो कोका वाटर है वो कौन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है. तो कोका वाटर के अंदर एक खास बात ये थी डिसएडवांटेजेस के अंदर कि ये पॉलीमॉर्फ क्रिएट करता है. पॉलीमॉर्फ यानी कि एक से ज्यादा फॉर्म अवेलेबल होता है. तो जैसे अपन इसको ठंडा अचानक से करते हैं या गर्म करते हैं तो इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं. तो इसके अंदर जो फॉर्म्स रहती है वो मोस्टली रहती है अल्फा, बीटा एंड गामा. तो आंसर इसका रहेगा ऑल. यानी कि जो कोका बटर है या फिर थियोब्रोमॉल कह दो, उनके अंदर ये तीनों फॉर्म देखने को मिलती है, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है. तो आंसर रहेगा इसका डी. 4 and 2 gram suppositories used for male and female respectively, and alpha, beta and gamma form available in coca butter. Next question is example of synthetic fat is. यानी कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि सिंथेटिक फैट है. तो दो तरीके के सपोजिटरीज बेस बताए गए थे, एक तो जो नेचुरल थे, दूसरा था सिंथेटिक. तो सिंथेटिक फैट्स मोस्टली इसलिए बनाए गए थे ताकि जो डिसएडवांटेजेस हैं नेचुरल फैट्स के वो अपन ओवरकम कर सकें. उसके अंदर 3 बताए थे, माजास्ट्रियम, व्हाइट स्पोल या फिर माजापोल. तो आंसर इसका रहेगा डी, ऑल आर द सिंथेटिक फैट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिपस सॉलिडस इज आल्सो नोन एज. यानी कि इन जो तीनों सिंथेटिक फैट्स हैं इनमें से एडिपस सॉलिडस किसका नाम है. ऑप्शन है ए मास एस्टिरम, व्हाइट पोल एंड मासापोल, एंड डी इज नन ऑफ द अबव. तो जो एडिपस सॉलिडस है वो मास एस्टिरम का दूसरा नाम है. तो इसका आंसर रहेगा ए मास एस्टेरिनम. Here is the answer. All are synthetic fats and mass asterinum is also known as adipose solidus. Next question is the percentage of gelatin and glycerol in glycerogelatin base is. यानी कि जो glycerogelatin base है सपोज इसके लिए अपन जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर जिलेटिन और ग्लिसरॉल का कितना रेशियो रहता है. ऑप्शंस हैं 14% जिलेटिन, 17% ग्लिसरॉल, 10% जिलेटिन, 90% ग्लिसरॉल, C is both and D none of the above. तो जो ग्लिसरोजिलेटिन बेस हैं उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो रहती है 14% जिलेटिन एंड 17% ग्लिसरॉल. तो आंसर रहेगा इसका ए 14 + 17. नेक्स्ट इज द ग्लिसरोजिलेटिन बेस इनकम्पैटिबल विथ विच ड्रग. यानी कि जो बेसिस हैं वो काफी सारे ड्रग के साथ इनकम्पैटिबल होते हैं. तब जब अपन सपोजिटरीज बना रहे हैं तो उन ड्रग के साथ उस तरीके की बेस को अपने को अवॉइड करना पड़ता है. तो क्वेश्चन ये है कि जो ग्लिसरोजिलेटिन सिस्टम है वो कौन कौन सी ड्रग के साथ इनकम्पैटिबल है. ऑप्शंस हैं टैनिक एसिड, फेरिक क्लोराइड, गैलिक एसिड एंड ऑल ऑफ द अबव. तो ये जो तीनों की तीनों ड्रग हैं वो ग्लिसरोजिलेटिन बेस के साथ इनकम्पैटिबल रहती हैं और मोस्टली है जो कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू में या फिर प्रेसिपिटेशन ऑकर्स कर देती हैं. तो इसका आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ द अबव. 14 and 70% gelatin glycerol respectively used to make glycerogelatin base, and tannic acid, ferric chloride and gallic acid are incompatible with glycerogelatin base. नेक्स्ट क्वेश्चन इज PEG मैक्रोगोल्स इनकम्पैटिबल विथ. यानी कि जो सिंथेटिक फैट्स हैं लाइक मैक्रोगोल्स, PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल वो कौन सी ड्रग्स के साथ है जो कि इनकम्पैटिबल रहते हैं. ऑप्शंस हैं टैनिक एसिड, फिनॉल, बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव. तो जो टैनिक एसिड एंड फिनॉल है दोनों के दोनों ही इन सिंथेटिक जो पॉलीमर्स हैं या फिर सिंथेटिक बेसिस हैं उनके साथ इनकम्पैटिबल रहते हैं. तो आंसर इसका रहेगा सी बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच टाइप ऑफ बेस नो लुब्रिकेशन इज नीडेड. यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा बेस है जब अपन उसकी सपोजिटरीज बनाते हैं तो सपोजिटरीज मोल्ड के ऊपर अपने को किसी भी लुब्रिकेटिंग एजेंट लाइक लिक्विड पैराफिन को लगाने की जरूरत नहीं है, वो स्टिकी नेचर नहीं है. ऑप्शन है ग्लिसरोजिलेटिन बेस, कोका बटर, सिंथेटिक बेसिस और जिलेटिन बेसिस. तो अगर आपको याद हो मैंने आपको एक टेबल बताई थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि जो कोका बटर है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी रहता है. इस चक्कर में अपने को इसके ऊपर है जो कि 90% एल्कोहल या फिर वेजिटेबल ऑयल्स को लुब्रिकेट करना पड़ता है मोल्ड्स पे ताकि जो कोका बटर की सपोजिटरीज हैं वो स्टिक ना हो
ग्लिसरोजिलेटिन के अंदर भी सेम डिसएडवांटेज रहता है, इसलिए लिक्विड पैराफिन यूज करना पड़ता है। बट सिंथेटिक बेसिस हैं, जो मॉडिफाइड बेसिस हैं, उसके अंदर ये लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती। ये सिस्टम है जो स्टिक नहीं करते मोल्ड के ऊपर और आसानी से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, सिंथेटिक मोड्स लाइक पीईजी, मैक्रोगेल्स, ये सब। Here are the answer. Tannic acid and phenol both are incompatible with macrogols and PEGs, and synthetic base do not need lubrications on mold. Next question is the displacement value for zinc oxide is. डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू यानी कि ड्रग के द्वारा बेस को कितना डिस्प्लेस किया गया है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। और हर एक ड्रग की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू फिक्स रहती है। यहाँ पूछा गया है जिंक ऑक्साइड की कितनी है। ऑप्शन है 1, 2, 1.5 एंड 5। तो अपन ने एक प्रीवियस वीडियो में पूरा का पूरा जिंक ऑक्साइड पे क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखा था। उसमें जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ जिंक ऑक्साइड निकली थी थियोब्रोमो ऑयल के रिगार्डिंग, वो निकली थी 5। तो हियर इज द आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेजिलिटी और ब्रिटलनेस ऑफ सपोजिटरी इज इवोल्यूटेड बाय, यानी कि जो सपोजिटरीज हैं टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो इसमें ब्रिटलनेस या फ्रेजाइलिटी यानी कि जो बिखराव वाली जो संरचना आ जाती हैं, उसका एवोल्यूशन किस मेथड से किया जाता है। ऑप्शन है लिक्विफिकेशन, ब्रेकिंग, ड्रग यूनिफॉर्मिटी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो ब्रेकिंग टेस्ट है वो फ्रेजिलिटी या फिर ब्रिटलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे उसका इवोल्यूशन किया जाता है, जिसके अंदर एक रॉड रहती है जिसके नीचे अपन सपोजिटरीज लगाते हैं और एक फिक्स 600 ग्राम वेट को पुश किया जाता है। तो आंसर रहेगा इसका बी, ब्रेकिंग टेस्ट। Here is the answer. 5 is displacement value for zinc oxide and breaking test used to evaluate fragility and brittleness of suppository. Next question is bad smell rancidity reduced by using antioxidants like, यानी कि जो bad smell है या फिर जो rancidity है वो कौन से एंटीऑक्सीडेंट अपन यूज करके उसको क्योर कर सकते हैं। तो रेंसिडिटी को अगर अपन डिफाइन करें तो जैसे कि अपन जो भी वेस्ट यूज कर रहे हैं वो फैट हैं, यानी कि ऑयल्स हैं, फैट हैं, तो आफ्टर टाइम वो क्या होता है उसमें ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है और वो स्मेल करने लग जाते हैं। उनको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से हैं। तो ऑप्शन है BHT, BHA, विटामिन ई एंड ऑल। BHT यानी कि ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, विटामिन ई एंड ऑल। तो ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों ही एज एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं। तो आंसर इसका रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ एक्वस बेस आर, यानी कि एक्वस बेस का एग्जांपल क्या है। तो दो तरीके के जो क्लासिफिकेशन थे, एक था जो सिंथेटिक या फिर नेचुरल था, दूसरा था वाटर सॉल्युबल बेसिस। उसके अंदर एग्जांपल थे मैक्रोगोल्स, पीजी और कार्बोवैक्सेस यानी कि पॉलीग्लाइकोल। तो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल, यानी कि तीनों के तीनों ही एक्वस बेसिस हैं। Here is the answer. All are used as antioxidant and all are as a aqueous base. Next question is glycerol suppositories disintegration time is, यानी कि जो ग्लिसरॉल सपोजिटरीज है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है। मोस्टली जो सपोजिटरीज हैं उसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो रहता है 30 मिनट्स, बट स्पेसिफाइड अगर अपन बीपी में मेंशन देखें मोनोग्राफ्स में, तो जो ग्लिसरॉल सपोजिटरीज हैं उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स। तो इसका आंसर रहेगा ए, 1 आवर। नेक्स्ट इज बोगीज टर्म फॉर विच टाइप ऑफ सपोजिटरीज, यानी कि जो बोगीज है टर्म वो किस तरीके की सपोजिटरीज के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बोगीज है जो मोस्टली जो नेजल या फिर जो यूरिथ्रल टाइप ऑफ सपोजिटरीज है उनके लिए अपन वो टर्म यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ नेजल एंड यूरिथ्रल सपोजिटरीज आर नोन एज बोगीज। Here is the answer. 1 hour disintegration time for glycerol suppositories and nasal and urethral suppositories also known as bogies. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.